Okay, this is the first part of the video for class 8, chapter crop production and management, the very first chapter of science. Here is the explanation line by line of the first chapter for class 8. So, name of the chapter is crop production and मैनेजमेंट. ओके, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कैसे फसलों का उत्पादन किया जाता है और कैसे उसका मैनेजमेंट होता है. मैनेजमेंट का मतलब वो उसका रख रखाव कैसे रखा जाता है, कैसे उसको ग्रो करना है, एवरीथिंग इज देयर. ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट देयर, क्रॉप प्लांट्स. द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टिवेशन ऑफ द सॉइल एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं, ये कह रहा है कि ये जो खेती बाड़ी का साइंस है, अनाज के उत्पादन का साइंस है, इसमें कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल भी इंक्लूडेड है, यानी मिट्टी का कैसे हम कल्टीवेशन करें और कैसे हम जानवरों को पालते हैं, रियरिंग करते हैं, ये सारा चीज़ इंक्लूडेड है. मतलब कल्टीवेशन ऑफ सॉइल प्लस रियरिंग ऑफ एनिमल, ये दोनों मिलके बनेगा एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, खेती बाड़ी, इसमें दोनों चीज़ आता है. पहला चीज़ मिट्टी का कैसे हम कल्टीवेशन करें, यानी मिट्टी में जो भी चीज़ करना होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्लांट, वो चीज़. और दूसरा रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर, मतलब पशुपालन, ये भी इंक्लूडेड हो गया एग्रीकल्चर में. ठीक है, द टर्म एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एजर. एग्रीकल्चर में जो वर्ड है एजर, ये लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है फील्ड. और कल्चरा, कल्चरा का मतलब हुआ कल्टीवेशन, यानी उसका खेती बाड़ी, सिंचाई, एवरीथिंग इज देयर इंक्लूडेड. ठीक है, द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन लार्ज क्वांटिटी इन ए फील्ड आर कॉल्ड क्रॉप प्लांट्स. अब क्रॉप प्लांट्स किसको बोलते हैं, कह रहा है कि एक ही तरह के पौधे जिनको हम लार्ज क्वांटिटी में, यानी ज़्यादा मात्रा में खेतों में लगाते हैं, एक ही तरह के पौधे, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप प्लांट, या सिंपली उसको क्रॉप बोल सकते हैं, फसल बोल सकते हैं. ठीक है, और द प्रोडक्ट ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, जो प्लांट हम लगाते हैं और उस प्लांट से जो हमको प्राप्त होता है, जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप प्रोड्यूस. ठीक है, अब ये जो क्रॉप प्रोड्यूस है, यानी फसल लगाने के बाद जो आपको प्राप्त होता है, वो अनाज के रूप में हो सकता है, रूट के रूप में हो सकता है, और फाइबर के रूप में हो सकता है. ठीक है, यानी जो भी आप क्रॉप लगाएंगे, उससे जो आपका फसल उत्पादन होगा, क्रॉप प्रोड्यूस होगा, वो या तो अनाज हो सकता है, या फिर रूट के फॉर्म में हो, या फाइबर के फॉर्म में. ठीक है, द मेन क्रॉप ग्रोन इन इंडिया आर सीरियल क्रॉप्स. भारत में जो मुख्य फसल का उत्पादन होता है वो अनाज वाला फसल है, मेन क्रॉप, सीरियल क्रॉप बोलते हैं. सीरियल का मतलब वो अनाज या ग्रेन है ना. सीरियल क्रॉप एक मेन क्रॉप है. दूसरा फाइबर क्रॉप, जैसे कॉटन, ये कपास जो है वो फाइबर क्रॉप है. उसी तरह से पल्सेज, अब दाल में बहुत तरह का दाल होता है, अरहर, मसूर, मूंग एट्सेट्रा, है ना. या फिर ऑयल सीड्स होता है, जो आप तेल का यूज़ करते हो, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल है या फिर सनफ्लावर है. तो ज़्यादातर जो उत्पादन होता है भारत में, वो मुख्य रूप से अनाज वाला फसल है, फाइबर क्रॉप है, या फिर ऑयल सीड है. अनाज वाले फसल में आ गया राइस, व्हीट, मेज आर द मोस्ट कॉमनली ग्रोन सीरियल क्रॉप. चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, ये जो है सबसे ज़्यादा पैदा किए जाते हैं इंडिया में. अब यहाँ पर आपको एक टेबल इज गिवन देयर कि कितने तरह के फसल होते हैं, टाइप ऑफ क्रॉप्स, और उनका एग्जाम्पल है. जैसे सीरियल, सीरियल का मतलब हुआ ग्रेन क्रॉप, अनाज वाला जो होता है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, मेज हो गया, बार्ली हो गया, रागी हो गया, ये सीरियल क्रॉप्स है. मतलब इसका हम लोग खाना में इस्तेमाल करते हैं. चावल है, गेहूं है, मक्का है, बार्ली है, रागी है. उसी तरह से
फाइबर क्रॉप्स का एग्जांपल हो गया जूट और कॉटन। आप सब लोग जूट बैग यूज़ करते हो, ये जूट जो है फाइबर क्रॉप के अंदर आता है, ठीक है। उसी तरह से पल्सेज है, या जिसको लेग्यूम्स भी बोलते हैं। तो पल्सेज में क्या क्या चीज़ आएगा? ग्राम, ग्राम का मतलब होता है चना, पीस का मतलब हो गया मटर और बीन्स, ये सारे पल्सेज में आएंगे। फिर ऑयल सीड्स में अभी हमने बताया कि सरसों का तेल होता है, तो सरसों के बीज से बनता है। मूंगफली का तेल होता है, ग्राउंडनट उसको बोलते हैं, मूंगफली, सनफ्लावर या सोयाबीन, ये सब आ गया तुम्हारा ऑयल सीड्स में। उसी तरह से रूट क्रॉप्स की बात आप करोगे तो जो स्वीट पोटैटो है या कैरोट है, ये रूट क्रॉप्स के कैटेगरी में आ जाएगा। शुगर क्रॉप्स के कैटेगरी में शुगर केन और बीटरूट आता है, बस जिससे चीनी बनता है, ईंख है। शुगर केन का मतलब हुआ ईंख, ईंख से चीनी बनता है। तो ये जो क्रॉप है शुगर क्रॉप्स में आ गया, ठीक है। उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप है। प्लांटेशन क्रॉप में कॉफ़ी, टी, रबर, कोकोनट, ये कॉफ़ी का जो प्लांट लगाते हैं या चाय का जो आप प्लांट लगाते हैं या रबर का जो प्लांट लगाते हैं, ये सब प्लांटेशन क्रॉप के अंदर आ गया, ठीक है। सीरियल प्लांट्स आर टॉल ग्रासेज विच आर ग्रोन फॉर देयर न्यूट्रिशनस सीड्स कॉल्ड ग्रेन। अब ये सीरियल प्लांट क्या है? ये एक तरह से समझ लीजिए टॉल ग्रासेज है ये, और इसके अंदर एक न्यूट्रिशियस सीड होता है। जैसे मान लो कि धान का आपने फसल लगाया, पैडी, उससे चावल निकलता है, वो चावल क्या, उसका सीड्स है। उसी तरह से स्टेपल फूड है, द मेजर पार्ट ऑफ डाइट फॉर पीपल, ठीक है। राइस, व्हीट एंड मेज आर द मोस्ट कॉमनली ग्रोन सीरियल क्रॉप। अब पूछेगा कि सीरियल क्रॉप में मुख्य रूप से कौन कौन सा सीरियल फसल है, तो आप बताओगे राइस है, व्हीट है, मेज़ है, मक्का है ना। और पल्सेज जो है, पल्सेज आर रिचर इन प्रोटीन्स। ये जो दाल होता है इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन, यानी अगर प्रोटीन आपको चाहिए तो दाल खाना चाहिए, है ना। प्रोटीन जो है बहुत वाइटल है, क्योंकि ये आपके बॉडी में जो सेल है वो जो दिन रात काम करता रहता है, उसके रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए पल्स जो है आपको खाना चाहिए, क्योंकि उससे प्रोटीन मिलेगा। उसी तरह से एग से भी प्रोटीन मिलता है, इसलिए कहते हैं संडे हो या मंडे रोज़ खाओ अंडे, अंडे खाओगे तो प्रोटीन मिलेगा, दैट विल हेल्प यू, राइट। कोकोनट, मस्टर्ड, सनफ्लावर सीड प्रोवाइड इट्स ऑयल और फैट। तो ये सब टाइप बता रहा है कि सीरियल क्रॉप्स में क्या क्या चीज़ आते हैं और ये कैसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। कह रहा है कि इंडिया प्रोड्यूसेज अबाउट 200 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट एंड राइस टू फीड इट्स मोर देन 1 बिलियन पीपुल। भारत की जनसंख्या कितनी है मालूम है ना? 140 करोड़, यानी 1 बिलियन से भी ज़्यादा है। तो 1 बिलियन आदमी को खिलाने के लिए भारत में जो गेहूं का प्रोडक्शन होता है वो लगभग 200 मिलियन टन्स गेहूं का प्रोडक्शन होता है, राइस का प्रोडक्शन होता है, तब जाके ये अपने इतनी बड़ी जनसंख्या को फीड कर पाती है, ठीक है। तो ये जो है सीरियल क्रॉप्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड फॉर फीडिंग अप द पीपुल। लोगों को खाने के लिए अनाज कहाँ से मिलेगा? तो जो सीरियल क्रॉप का प्रोडक्शन होगा उसी से मिलेगा, है ना। दूसरा कैटेगरी है तुम्हारा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स क्या होता है? तो वेजिटेबल हुआ, फ्रूट्स हुआ, फ्लावर हुआ, इसको भी हम बड़े पैमाने पर अगर पैदा करते हैं, लार्ज स्केल, ये नहीं कि एक पेड़ लगाया, 2 पेड़ लगाया, वेजिटेबल का एक पेड़, फ्रूट का एक पेड़, फ्लावर का, ऐसा नहीं। जब बहुत बड़े एरिया में हम वेजिटेबल का प्लांट लगाते हैं या फ्रूट का प्लांट लगाते हैं या फ्लावर का प्लांट लगाते हैं लार्ज स्केल पे, तो उसको लार्ज स्केल कल्टीवेशन अगर हम करते हैं वेजिटेबल का, फ्रूट का और फ्लावर का, तो फिर हम उसको हॉर्टिकल्चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हॉर्टिकल्चर। एंड दीज क्रॉप्स आर कॉल्ड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। हॉर्टस का मतलब होता है गार्डन, कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। यानी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के बारे में पूछेगा कि कौन कौन होता है, तो आप बताओगे वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, फ्लावर है। अगर इसको हम बड़े एरिया में लगाते हैं, बड़े क्षेत्र में लगाते हैं, तो इस तरह के फसल को हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कहते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का टाइप दिया हुआ है। वेजिटेबल्स है, जैसे पोटैटो हुआ, टोमेटो हुआ, कैबेज हुआ, स्पाइनक हुआ, ओनियन हुआ, रेडिश हुआ, ये सारे वेजिटेबल
के अंदर आ गए, है ना। उसी तरह से फ्रूट के अंदर आ गए ऑरेंज, बनाना, ग्रेप्स, और ये सब चीज़ अगर हम बड़े पैमाने पर लगाएंगे तो ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स कहलाएं, है ना। डेकोरेटिव प्लांट्स होता है, जैसे क्रोटन तुमने देखा होगा, क्रोटन के लीफ जो होते हैं बड़े वेरीगेटेड लीफ होते हैं, उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, तो इसका डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है, इसलिए इसको डेकोरेटिव प्लांट भी बोलते हैं, है ना। उसी तरह से फ्लावर है रोज़, जैस्मिन, मैरीगोल्ड, ये सब, तो इसको अगर हम बड़े पैमाने पर लगाएंगे तो फिर हम उसको हॉर्टिकल्चरल क्रॉप बोलेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि इधर जो हमने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, सीरियल क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप, पल्सेज, ऑयल सीड्स, ये तो है ही। इसके अलावा अगर आप वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर को भी मास लेवल पे अगर प्रोड्यूस करते हो तो उसको बोलेंगे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। अब आते हैं नेक्स्ट, क्रॉप सीजन क्या होता है। तो हमारे देश में देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन। हमारे देश में फसल लगाने के 2 सीजन मुख्य रूप से हैं। एक को हम लोग बोलते हैं रबी सीजन, दूसरे को बोलते हैं खरीफ सीजन। रबी सीजन एंड खरीफ सीजन। अब ये दोनों में अंतर क्या है ये समझना पड़ेगा। द क्रॉप्स विच आर सोन ड्यूरिंग विंटर आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स किसको कहेंगे? रबी क्रॉप्स हम कहेंगे जो जाड़े के दिनों में लगाया जाता है। विंटर में इसकी बुआई करते हैं, शॉन करते हैं, ठीक है। ये जो है रबी क्रॉप्स जो है लास्ट करता है अक्टूबर नवंबर में से स्टार्ट होता है और मार्च अप्रैल में लास्ट करता है। यानी विंटर में जो क्रॉप्स हम लगाते हैं वो रबी क्रॉप हुआ। रबी क्रॉप का एग्जांपल हो गया तुम्हारा व्हीट हो गया, गेहूं हो गया, चना हो गया, ग्राम, बार्ली हो गया, जौ, मस्टर्ड, पोटैटो और रबी क्रॉप्स। मेनली आपको यू हैव टू रिमेंबर व्हाट कि कब ये लगाया जाता है। तो ये अक्टूबर नवंबर से लगाते हैं और इसको मार्च अप्रैल में जाके इसका कटिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं। उसी तरह से दूसरा सीज़न जो है क्रॉप लगाने का वो खरीफ क्रॉप्स है ना। खरीफ क्रॉप्स जो है रेनी सीजन में लगाए जाते हैं। खरीफ क्रॉप सीजन लास्ट फ्रॉम जून जुलाई टू सितंबर। जून जुलाई से ये शुरू होगा और सितंबर अक्टूबर तक चलेगा, है ना। खरीफ क्रॉप्स आर आल्सो कॉल्ड समर क्रॉप। इसको समर क्रॉप भी बोलते हैं। खरीफ क्रॉप आर शोन एट द बिगनिंग ऑफ द मानसून। मानसून सीजन वो होता है जिस सीजन में ज़्यादा बारिश होता है। तो ये जो खरीफ फसल हैं ये बारिश के दिनों में लगाए जाएंगे, जून जुलाई में, और इनकी कटनी जो होगी, हार्वेस्टिंग होगी, वो सितंबर अक्टूबर में होगा। अब पूछेगा खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल क्या क्या है, क्या क्या खरीफ क्रॉप में आता है। तो पैडी हो गया, मेज हो गया, ग्राउंडनट हो गया। पैडी का मतलब धान, मेज मतलब मक्का, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, कॉटन, पल्सेस, ज्वार, ये सारे जो है आपके खरीफ क्रॉप में आते हैं। तो क्रॉप सीजन मुख्य रूप से 2 तरह के हो गए, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स। पूछेगा रबी क्रॉप का एग्जांपल दीजिए तो आप बताएंगे व्हीट, ग्राम, बार्ली, मस्टर्ड, है ना। उसका टाइम पूछेगा कब लगाया जाता है और कब काटा जाता है। उसी तरह से खरीफ क्रॉप का पूछेगा कि भाई इसके एग्जांपल बताओ, तो आप बोलोगे धान है, मक्का है, मूंगफली है, कॉटन है। कब लगाया जाता है, कब काटा जाता है, ये भी आप बताओगे। तो अभी आपने क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा कि जो प्लांट्स लार्ज क्वांटिटी में लगाए जाते हैं उनको बोलते हैं क्रॉप प्लांट, है ना। और ये क्रॉप प्लांट से जो निकलता है उसको बोलते हैं क्रॉप प्रोड्यूस, ठीक है। अगर मान लो बड़े पैमाने पर तुम वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्लावर ये सब लगाते हो तो उसको बोलेंगे हॉर्टिकल्चर, ठीक है। और क्रॉप कब लगाया जाता है? मुख्य रूप से 2 सीज़न होते हैं, एक होता है रबी सीज़न, दूसरा होता है खरीफ सीज़न। ये हमने पढ़ा अभी, है ना। अब इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि भैया नेम 2 क्रॉप्स प्लांट कॉमनली ग्रोन इन आवर कंट्री। हमारे देश में कौन कौन सा 2 क्रॉप प्लांट है उसका एग्जाम्पल आप बताओ। आप बता दोगे राइस और व्हीट। नेम 2 हॉर्टिकल्चरल क्रॉप। अब ये जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, बड़े पैमाने पर जो किए जाते हैं उनका नाम पूछ रहा है, ये आपको बताना है ना। नेम 2 क्रॉप सीजन ऑफ आवर कंट्री। अभी बताया हमने कि हमारे यहाँ फसल लगाने के मुख्य रूप से 2 सीजन हैं, एक रबी और दूसरा खरीफ, और दोनों का टाइमिंग बता देना है इसमें, ठीक है। नेम 2 डेकोरेटिव प्लांट। सजाने वाले 2 प्लांट का नाम लिखिए तो आप बता दीजिएगा।
एक कोरोटन हो गया, एक कैक्टस हो गया, है ना। डेकोरेशन के पर्पज़ से इसका यूज किया जाता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है औजार, यानी खेती बाड़ी करने में किस तरह के औजार का इस्तेमाल होता है, किस तरह के टूल्स का इस्तेमाल होता है। द वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नीड सर्टेन टूल। ये जो खेती बाड़ी का जो काम है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें डिफरेंट स्टेप में काम करना होता है और उस काम को करने के लिए हमें टूल्स की आवश्यकता होती है, औजार की आवश्यकता होती है, और ऐसे टूल्स को हम इम्प्लीमेंट्स बोलते हैं। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट मतलब खेती के काम में जो टूल्स का इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, है ना। यानी वेरियस टूल्स नीडेड ड्यूरिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मतलब खेती बाड़ी का जो काम आप शुरू करेंगे बुआई से लेकर कटाई तक, उस बीच में जो टूल्स आप इस्तेमाल करेंगे उस काम को करने के लिए उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। अब एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट में क्या क्या आता है, कौन सा टूल्स आता है, तो पहला है प्लॉग, दूसरा है हो, सीड ड्रिल है, खुरपा है, कल्टीवेटर है। सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। प्लॉग क्या है? द प्लॉग इज़ यूज फॉर लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। अब खेती बाड़ी शुरू करोगे यानी जहाँ पे आपको क्रॉप लगाना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, मिट्टी को ढीला करना पड़ता है। ये ढीला करने का काम कौन करेगा? प्लॉग करेगा। प्लॉग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। आप फिगर में देख सकते हो कि प्लॉग्स कैसा होता है, लकड़ी होता है और आयरन का उसमें लगा होता है, ठीक है। और ये आयरन क्या करता है, ये मिट्टी को ढीला करता है, मिट्टी के अंदर से मूव करेगा तो उसको लूज करेगा और मिट्टी को पलटेगा भी। द ट्रैक्टर ड्राइवन प्लॉग इज कॉल्ड कल्टीवेटर। कई बार आप देखते होंगे ट्रैक्टर के पीछे भी लगा होता है कांटा कांटा टाइप का, ये इसको बोलते हैं प्लॉग। ये जब ट्रैक्टर चलता जाएगा ये प्लॉग जो है चलेगा और वो मिट्टी को ढीला करता जाएगा, है ना। ये प्लॉग क्या होता है, थिक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। इसमें जो ये आयरन स्ट्रिप लगा हुआ है ट्रायंगुलर है, त्रिभुज की तरह है, और इसको प्लॉग शेयर बोलते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द प्लॉग इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड प्लॉग सैप। अब ये प्लॉग में एक लंबा सा लकड़ी का जो है ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं प्लॉग शाफ्ट। देयर इज हैंडल एट द लोअर एंड। उसके लास्ट में क्या देखोगे कि एक हैंडल सा लगा हुआ है, एक बीम है ना। तो नाउ डेज प्लॉग मेड ऑफ आयरन एंड आर बीइंग यूज्ड। तो मुख्य रूप से प्लॉग का काम ये हो गया कि ये मिट्टी को ढीला करता है और मिट्टी को पलटता है, टर्न अप करता है, मतलब नीचे की मिट्टी ऊपर आती है, ऊपर की मिट्टी नीचे आती है। दूसरा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट है हो। हो का क्या काम है? द इम्प्लीमेंट कॉल्ड हो इज यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड लूजनिंग द सॉइल। अब क्या होता है कि खेत में जब आप एक क्रॉप प्लांट लगाते हो उसके साथ साथ कई तरह के अननेसेसरी प्लांट भी निकल आते हैं। अब वो अननेसेसरी प्लांट क्या करते हैं, जो पोर्शन इनको मिलना चाहिए मेन प्लांट को वो खाना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो मेन प्लांट आपने लगाया उसको जो चीज़ मिलना चाहिए न्यूट्रिएंट्स वो कम मिलता है। तो इसीलिए अगर मान लो जो मेन प्लांट है उसके साथ कोई अनावश्यक प्लांट्स लग गया तो उसको बोलते हैं हम लोग वीड्स। वीड्स को हटाना ज़रूरी है। अगर आप उसको नहीं हटाओगे तो जो मेन प्लांट है उसका भोजन वो करेगा और वो बढ़ता जाएगा और जो मेन प्लांट है वो कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए उसको हटाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं हो। हो का काम है रिमूविंग वीड्स और ये लूजनिंग ऑफ द सॉइल भी करता है, मिट्टी को पलटता भी है ना। ये किस तरह का होता है वो आप इस फोटोग्राफ में देखें, है ना। तीसरा जो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या होता है कि ये सीड ड्रिल इज़ यूज फॉर सोइंग द सीड्स। अब जैसे मिट्टी तैयार हो गया, तुम्हारा खेत तैयार हो गया, है ना, आपने मिट्टी को लूजन कर दिया और उसके बाद उसमें सीड्स डालना है। ये सीड्स डालने का काम है, उसको बोलते हैं सोइंग, है ना। तो सोइंग करने के लिए आपको फिर सीड ड्रिल की ज़रूरत पड़ेगी। सीड ड्रिल से क्या होता है कि अब ऐसा नहीं है कि एक जगह ज़्यादा बीज डाल दिया एक जगह कम बीज डाल दिया, ऐसा नहीं, बराबर रूप से बीज को अगर डालना है तो आप सीड ड्रिल का इस्तेमाल करोगे तो उससे सभी जगह बराबर मात्रा में सीड्स को डाला जा सकता है। एक तीसरा इम्प्लीमेंट भी है ट्रॉयल। तो अभी तो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा हमने, उसमें क्या क्या पढ़ा कि भाई ये टूल्स कौन कौन है। पहला प्लॉग हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा सीड ड्रिल हो गया, चौथा खुरपा जिसको बोलते हैं, जहाँ पे सीड ड्रिल वगैरह नहीं है तो खुरपा से भी आप जो है मिट्टी को लूजनिंग करते हैं, रिमूव करते हैं वुड्स। वीड्स क्या है समझ में आया? वीड्स का मतलब हो गया अननेसेसरी प्लांट, जिसकी आवश्यकता नहीं है, वो अगर मेन प्लांट के साथ निकल जाए तो उसको वीड्स बोलते हैं।
अब हम लोग आते हैं बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब ये बेसिक प्रैक्टिसेज क्या है, इसका क्या मतलब है, यानी फसल का अगर हम उत्पादन करते हैं तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे कंडीशन हैं। एक अच्छा फसल प्राप्त करने के लिए आपको इन सारे चीज़ों को फॉलो अप करना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा? वेरियस टास्क परफॉर्म्ड बाय अ फार्मर। कोई भी किसान जब खेती करता है, कोई क्रॉप लगाता है, तो उसके लिए वो क्या क्या चीज़ करता है ना। और ये जो चीज़ करना है उसको, ताकि उसका क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा हो, उसको हम लोग बोलते हैं बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज और बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। यानी आपको फसल का उत्पादन करना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लेने पड़ेंगे, उसको बोलेंगे बेसिक प्रैक्टिसेज। ये बेसिक प्रैक्टिसेज क्या क्या है? पहला चीज़ है कि आपको जहाँ फसल लगाना है उस जगह को चूज करना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, कि भाई कहाँ लगाओगे फसल, पहला चीज़ तो ये फाइंड आउट करो। और उसके बाद वहाँ जहाँ आप फसल लगाओगे वहाँ की मिट्टी कैसी है, नेचर ऑफ सॉइल क्या है। जब ये पता हो गया, ये कंफर्म हो गया कि भैया हमको यहाँ फसल लगाना है और वहाँ की मिट्टी को हमने चेक कर लिया, उसके बाद हम अब मिट्टी को तैयार करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को तैयार करने का मतलब क्या है कि भैया हम मिट्टी को ढीला करेंगे, लूजनिंग करेंगे, प्लॉगिंग करके, फिर उसको बराबर करेंगे, लेवलिंग करेंगे, फिर उसमें जो है मैन्योर मिलाएंगे। यानी प्लॉगिंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग। मैन्योरिंग का मतलब हुआ मिक्सिंग ऑफ मैन्योर इन सॉइल। मिट्टी को तैयार करने का मतलब है कि पहले मिट्टी को ढीला कीजिए। कैसे करोगे? प्लॉग से करोगे, नीचे का मिट्टी ऊपर लाओगे, उसके बाद फिर उसको बराबर करोगे, लेवल करोगे और तब जाके उसमें खाद मिलाओगे। ये सारा चीज़ जो है अगर आप कर लेते हो, दैट मीन्स यू हैव प्रिपेयर्ड द सॉइल। अब जब मिट्टी तैयार हो गया, पहला का काम किया, तुमने जगह का पता कर लिया कहाँ पे प्लांट लगाना है। दूसरा, वहाँ की मिट्टी को आपने तैयार कर लिया। और जब मिट्टी तैयार हो गया, अब आप जो है सीड्स का सिलेक्शन कीजिए कि कैसे बीज डालना है। और सीड का सिलेक्शन करके फिर उसको आप जो है उसकी बुआई करेंगे, सोइंग करेंगे सीड ड्रिल का इस्तेमाल करके। या फिर कई जगह ऐसा होता है कि ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडलिंग करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब हुआ कि पहले हमने बीज डाल दिया और बीज से जब छोटा छोटा पौधा निकल गया तो उस छोटे पौधे को निकाल के बड़े जगह पे उसको फिर से लगाया, तो दैट इज़ ट्रांसप्लांटेशन। जैसे धान की खेती में करते हैं, तो पहले हमने सीड्स डाल दिया, सीड्स से छोटा छोटा पौधा निकला और उस पौधे को जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उस पौधे को निकाल के फिर दूसरी जगह पे लगाया, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद जब ये सब काम हमने कर लिया, फिर पानी देना पड़ेगा, इरिगेशन डालना पड़ेगा पौधे में। बिना पानी के प्लांट बढ़ेगा नहीं। तो ये पानी डालने का जो प्रोसेस है दैट इज़ इरिगेशन, सिंचाई बोलते हैं उसको। जब ये कर लिया हमने, फिर उसमें हमको मैन्योर डालना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, खाद डालना पड़ेगा, ये सारा चीज़ हमको करना पड़ेगा। जब इतना सारा चीज़ कर लिया, फिर हमको ये देखना है कि भाई उसमें कोई अनावश्यक प्लांट तो नहीं निकल रहा है, वीड्स तो नहीं निकल रहा है। अगर वीड्स है तो उससे आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका क्रॉप निकल गया, फिर उसको कीड़े मकोड़े से भी बचाना है। यू हैव टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पेस्टिसाइड्स। जब इतना सारा चीज़ आप कर लोगे, फिर जाके लास्ट में जब फसल आपका मैच्योर हो जाएगा, फिर आप उसकी कटिंग करोगे और उस कटिंग को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। आप पहले कटिंग करोगे, फिर उसमें से बीज को निकालोगे, जो फसल है उसको निकालोगे, थ्रेशिंग बोलेंगे उसको। और जब आपका फसल तैयार हो जाएगा, निकल जाएगा, फिर आपको सही तरीके से प्रॉपर उसका स्टोरेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ फसल होना ही ज़रूरी नहीं, इम्पोर्टेंट। अब फसल को बचा के भी रखना है, तो सही जगह पे उसको रखोगे, कैसे कोल्ड स्टोरेज में रखेंगे, कैसे बड़े गोडाउन में रखेंगे, ये सारा चीज़ जो है। यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या क्या चीज़ आ गया? पहला चीज़ आ गया कि आपको जगह ढूंढना है कि कहाँ पे आप फसल लगाओगे और उस जगह की मिट्टी क्या है, नंबर 1। नंबर 2 कि जब मिट्टी का पता चल गया तो कैसे वहाँ की मिट्टी को हम तैयार करेंगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो उसके लिए आपको प्लॉगिंग करना पड़ेगा, लेवलिंग करना पड़ेगा, मैन्योरिंग करना पड़ेगा। जब आपने ये कर लिया, फिर आप सीड का सिलेक्शन कीजिए, कौन सा बीज आप रोपेंगे। और जब आपने बीज डाल दिया तो फिर आप जो है उसमें पानी डालने की व्यवस्था कीजिए, दैट इज़ इरिगेशन करना पड़ेगा। अब जब पानी डल गया तो उसके बाद फिर उसमें खाद डालना है, मैन्योर डालना है, फर्टिलाइज़र डालना है ना।
और जब ये सारा चीज़ हो गया, तब जब प्लांट निकल गया तो फिर हमको उससे वहाँ जो अननेसेसरी प्लांट हैं, वीड्स हैं, उसको रिमूव करना पड़ेगा। और जो इनको वर्म ना खा जाए, इसके लिए हमको पेस्टिसाइड्स डालना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े से बचाना पड़ेगा। फाइनली जब ये सब चीज़ हो गया तो फिर हम उसका हार्वेस्टिंग करेंगे, थ्रेशिंग करेंगे, विनोइंग करेंगे। ये सारे बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है ना। अब इन सारे स्टेप को फिर से बारी बारी से एक्सप्लेन किया है कि सिलेक्शन ऑफ लोकेशन, नेचर ऑफ सॉइल, ये क्या है। कह रहा है कि फॉर हेल्दी ग्रोथ प्लांट नीड एयर, सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिशन। आपने पढ़ा है प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। उसमें उनको क्या क्या चीज़ चाहिए, तो उनको भैया ऑक्सीजन तो चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, सारी चीज़ चाहिए आपको, है ना। तो ये डिपेंड करेगा कि उनको मिट्टी से क्या क्या मिल रहा है। इसलिए मिट्टी का चुनाव बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। आपको ऐसे मिट्टी में फसल लगाना पड़ेगा जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन एग्रीकल्चर इज द राइट चॉइस ऑफ सॉयल एंड इट्स लोकेशन। इसलिए कह रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेप एग्रीकल्चर में क्या है, कृषि में क्या है, कि आपको राइट चॉइस करना पड़ेगा। क्या चीज़ का राइट चॉइस करना पड़ेगा, तो मिट्टी कैसा है, लोकेशन कैसा है ना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले ये देखना है कि जो जिस जगह पे तुम फसल लगाओगे वो जगह ओपन होना चाहिए और इस तरह का होना चाहिए कि वहाँ हवा आ सके, सफिशिएंट एयर शुड कम, और सनलाइट जो है वो भी अवेलेबल हो, रोशनी, क्योंकि सूरज की रोशनी में ही प्लांट खाना बनाती है। तो आप जगह का चुनाव करते समय ये ध्यान में रखोगे कि जगह पूरा खुला हुआ होना चाहिए, वहाँ एयर आ सके, वहाँ लाइट आ सके, ठीक है। द फील्ड शुड बी फेंस्ड फ्रॉम ऑल द साइड सो दैट द स्ट्रे कैटल आर नॉट एबल टू हार्म द क्रॉप। दूसरा काम क्या करना है, जब खेत ढूंढ लिया आपने, उस खेत को चारों तरफ से फेंस से घेर दीजिए। फेंस से घेरने से क्या फ़ायदा होगा कि जो आलतू फालतू के जो कैटल मूव करते रहते हैं, वो जो खेत में आ जाते हैं, क्रॉप को हार्म करते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और तीसरा चीज़ आपको ये देखना है कि मिट्टी इस तरह की हो कि उसमें इट शुड कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि जो फसल का उत्पादन आप कर रहे हो उसको भी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, और वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा, तो मिट्टी से लेगा। तो मिट्टी का चुनाव करते समय आपको ये देखना है कि सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें हैं या नहीं हैं। दूसरा स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है। तो कैसे मिट्टी को हम तैयार करें, कैसे मिट्टी को तैयार करें। मिट्टी को तैयार करने में ये 3 स्टेप इम्पॉर्टेंट है। पहला है प्लॉगिंग, दूसरा है लेवलिंग, तीसरा है मैन्योरिंग। प्लॉगिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग अप ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉगिंग। प्लॉगिंग का मतलब हुआ कि मिट्टी को ढीला करना, मिट्टी करा होता है, ढीला कैसे करेंगे, उसमें प्लॉगिंग करके उसको ढीला करेंगे और नीचे की मिट्टी को ऊपर लाएंगे, ये बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। अब नीचे क्या होता है, मिट्टी के नीचे जो है ज़्यादा पोषक तत्व है, तो उस अगर मान लो कि नीचे वाला मिट्टी ऊपर ले आए तो ऊपर क्या आ गया, न्यूट्रिएंट रिच सॉइल आ गया, तो जो प्लांट के लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। और उससे क्या होगा, प्लॉगिंग से एक ये फ़ायदा भी होता है कि जो प्लांट का जड़ है ना, रूट, वो अंदर तक जाएगा, ठीक है। तीसरा, रूट अगर अंदर के तक गया मिट्टी में तो उसको ज़्यादा हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगा, तो न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और उससे आपका प्लांट बढ़ेगा। दूसरा स्टेप उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में लेवलिंग। अब जैसे आपने मिट्टी ऊपर नीचे कर लिया, मिट्टी को ढीला कर लिया, फिर आपको उसको लेवल करना पड़ेगा, यानी लाइटली उसको हल्का सा प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्रेस करने से आपको सारा मिट्टी लेवल में हो जाएगा। लेवल में होने का मतलब है कि अब जैसे आप प्लॉगिंग करते हो तो उसमें क्या होता है, एक बड़ा ढेला मिट्टी का हो गया, एक छोटा ढेला मिट्टी का हो गया, तो सारे मिट्टी यूनिफॉर्म हो जाए, ये होता है लेवलिंग। नंबर 3 स्टेप उसमें क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में मैन्योरिंग। हमने बताया मैन्योरिंग का मतलब ये होता है कि मिक्सिंग सॉइल विथ मैन्योर। अगर मान लो मिट्टी में हम खाद मिला देते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग। तो मैन्योर इज ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट डिकम्पोज बाय माइक्रोब्स। मैन्योर क्या है, मैन्योर एक
ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कहाँ से प्राप्त होता है, जो वेजिटेबल हैं या एनिमल वेस्ट हैं, जो जिसको माइक्रोब्स डिकम्पोज करते हैं, उससे ये प्राप्त होता है। उसको हम अगर मिट्टी में मिक्स कर देंगे तो उसी को बोलते हैं मैन्योरिंग। इससे क्या होगा कि आपका जो है क्रॉप यील्ड जो है वो बढ़ जाएगा। अब जब आपने ये काम कर लिया, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गए, तो उसके बाद जो है आप सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग करेंगे। क्योंकि आफ्टर द फील्ड इज प्रिपेयर्ड सीड्स आर सेलेक्टेड, वाइल सेलेक्टिंग सीड्स फॉलोइंग सजेशन शुड बी केप्ट इन माइंड। कह रहा है कि एक बार जब फील्ड तैयार हो गया तो फिर आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा बीजों का, और बीजों का जो सिलेक्शन करोगे, जो जिसका तुम फसल लगाने जा रहे हो, जिस बीज का, वहाँ ध्यान में रखना है तुमको कि यू हैव टू सेलेक्ट द गुड क्वालिटी, डिजीज रेजिस्टेंस, जिसमें बीमारी ना हो, ऐसे बीज का सिलेक्शन करें, ऐसे सीड का सिलेक्शन करें जो अच्छी क्वालिटी का हो, जिसमें डिजीज ना हो, और हाई यील्ड सीड हो, मतलब उस सीड को लगाने से ज़्यादा फसल पैदा हो। ठीक है। उसके बाद सीड डालने से पहले आप सीड को जो है उसके ऊपर फंगीसाइड वगैरह डाल दें, ताकि उसमें जो कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं वो ख़त्म हो जाए। तो ऐसे सीड से आपके फसल का उत्पादन ज़्यादा बढ़िया होगा, है ना। अब जब सीड को आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर आप क्या करोगे, उसको रोपोगे कैसे रोपोगे, बाय स्कैटरिंग देम इन द फील्ड। अब ये आप सीड्स कैसे डाल सकते हो, हाथ से भी फैला के ऐसे डाल सकते हो, और जो हाथ से आप सीड्स फैलाते हो मिट्टी में, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग, है ना। दूसरा, आप सीड ड्रिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो सोइंग पर्पस से, है ना। ये काम आप कर सकते हो। एक और टर्म हमने डिस्कस किया था, ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्या है कि कुछ फसल जो है फॉर सर्टेन क्रॉप्स सच एज राइस, टोमेटो, ओनियन, चिली एट्सेट्रा, सीड्स आर नॉट डायरेक्टली सोन इन द मेन फील्ड। कुछ फसल ऐसे हैं उसमें डायरेक्टली आप अगर सीड्स बो कर दोगे तो उससे फसल निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसे केसेस में क्या होता है कि सीड्स आर फर्स्ट सोन इन ए स्मॉल सी बेड कॉल्ड नर्सरी। पहले बीज लगाया नर्सरी में, उससे बीज का छोटा छोटा प्लांट निकल गया। ठीक है। और ये जो छोटा छोटा प्लांट है उसको फिर से हमने दूसरे जगह लगाया स्पेस में, है ना। तो इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसप्लांटेशन। अब पूछेगा कि भैया ट्रांसप्लांटेशन का एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है, वाई हम ट्रांसप्लांट क्यों करते हैं, एक बार ही सीड्स क्यों नहीं डाल देते, उससे प्लांट निकल जाएगा। प्लांट निकलता है, फिर छोटे छोटे प्लांट को फिर आप दूसरी जगह क्यों लगाते हो, ये ट्रांसप्लांट क्यों करते हो। तो ट्रांसप्लांटेशन का फ़ायदा ये है कि इट एनेबल्स सेलेक्टिव कल्टीवेशन ऑफ हेल्दी सीडलिंग। इससे जो बढ़िया वाला प्लांट है उसको हम लगा सकते हैं चूज करके, है ना। दूसरा फ़ायदा ये हो गया कि ट्रांसप्लांटेशन, अब जो छोटा बीज वाला पौधा, छोटा पौधा, उसको आप फिर से लगाते हो मिट्टी में, तो उससे उसका जो जड़ है मिट्टी के अंदर ज़्यादा दूर तक जाएगा। इट प्रोवाइड फॉर बेटर रूट पेनिट्रेशन। ठीक है। और ट्रांसप्लांटेशन अलाउज बेटर शूट डेवलपमेंट, इससे तना का भी विकास होता है। तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ ट्रांसप्लांटेशन। क्यों हम ट्रांसप्लांट करते हैं, ये समझ में आया। नंबर 4, जब इतना सारा काम कर लिया उसके बाद हमको इरिगेशन करना पड़ेगा, सिंचाई करनी पड़ेगी, क्योंकि सीड्स नीड वाटर। जो बीज आप लगाते हो वो जर्मिनेट तब करेगा जब उसको पानी मिलेगा, मॉइस्चर मिलेगा, और ये पानी आप कैसे दोगे, तो इरिगेशन के द्वारा होगे। प्लांट नीड्स वाटर टू ड्रॉ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। पौधों को ज़रूरत है न्यूट्रिएंट्स की, कि वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को निकाल सके। कैसे निकलेगा, इसके लिए पानी की ज़रूरत है। फॉर देयर ग्रोथ, उनका विकास भी पानी की वजह से होगा। फॉर मेकिंग फूड, और फूड बनाने में भी पानी की ज़रूरत होती है। आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ चाहिए, वाटर चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तब जाके वो अपना खाना ग्लूकोज बनाती है। ठीक है। और जो सॉइल है उसके मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए भी वाटर की ज़रूरत है, इसलिए इरिगेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड। इरिगेशन है क्या, इरिगेशन का मतलब है कि फसल में पानी डालना, अलग अलग समय में, अलग अलग इंटरवल में फसल में पानी डालना, इसको हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। किस समय आपको पानी डालना है और कितनी बार डालना है, ये अलग अलग फसल के लिए अलग अलग होता है।
फॉर एग्जाम्पल द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन इन समर इज हाइयर। जैसे गर्मी के दिनों में आपको बार बार पानी डालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में पानी इवेपोरेट हो जाता है, यानी खेत में जो पानी है उड़ जाएगा, तो इसलिए बार बार पानी आपको देना पड़ेगा। फसल को तो पानी चाहिए। उसी तरह से जो सैंडी सॉइल है उसमें भी आपको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा क्ले सॉइल की अपेक्षा, है ना। व्हीट, ग्राम एंड कॉटन क्रॉप नीड इरिगेशन एट रेगुलर इंटरवल। तो गेहूं की खेती है, चने की खेती है, कपास की खेती है, उसमें बराबर आपको पानी डालना पड़ेगा रेगुलर इंटरवल पे। और धान जो है, पैडी इज ट्रांसप्लांटेड इन स्टैंडिंग वाटर। और धान तो भैया पानी में ही लगाया जाता है, पानी लगा हुआ है खेत में तब वहाँ पे धान का ट्रांसप्लांटेशन होगा, चावल का। इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इसलिए इसको कंटिन्यूअस इरिगेशन की ज़रूरत होती है। इसीलिए धान का फसल जो है हम उस समय लगाते हैं जिसमें बारिश ज़्यादा होती है, मानसून सीजन में, है ना। अब ये सिंचाई आप कैसे कर सकते हो, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से करोगे? तो कुआं का पानी होगा या ट्यूबवेल से होगा, पॉन्ड से मिल सकता है पानी, लेक से मिल सकता है, रिवर से मिल सकता है, डैम और कैनाल से मिल सकता है ना। इरिगेशन के बहुत सारे मेथड हैं। मुख्य रूप से जो मेथड है उनको दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा होता है मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में स्विंगिंग बास्केट मेथड है, मोट है, वाटर व्हील मेथड है, यानी पारंपरिक तरीके से जो हम सिंचाई कर रहे थे वो ये सब है। अब मॉडर्न भी आ गया। मॉडर्न में क्या है, मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या है कि ये इसमें पानी का हम थोड़ा बचत भी कर लेते हैं, इकोनॉमिकल यूज ऑफ वाटर भी करते हैं और हमारा काम भी चल जाता है। दीज मेथड्स आर वेरी यूजफुल पर्टिकुलरली इन वाटर डेफिशिएंट एरिया। कह रहा है कि मॉडर्न मेथड वहाँ पर बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है जहाँ पे पानी की कमी है। अब मॉडर्न मेथड में क्या सब आ सकता है इरिगेशन में? स्प्रिंकलर में, स्प्रिंकलर का नाम जैसे नाम से ही मतलब, स्प्रिंकलर मतलब वो फव्वारे के रूप में पानी देना, है ना। अब ये कहाँ पे ज़्यादातर स्प्रिंकलर सिस्टम का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो दिस सिस्टम इज ऑफ इरिगेशन इज मोर यूजफुल फॉर अनइवन ड्राई लैंड। ऐसे जगह पर, ऐसे सूखे वाले क्षेत्र जो अनइवन हैं, बराबर नहीं हैं, वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक नेटवर्क बिछा देते हैं पाइप का, ठीक है, और उसके नोजल जो है रोटेट करते रहते हैं। आप देखे होंगे बड़े बड़े फार्म, ग्रासलैंड, ये सब पे वो लगा होता है और उससे पानी निकलता रहता है, वो पानी का बूंद बूंद करके छिड़काव होता रहता है, तो पानी का ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है। और मेन पाइप से उसको कनेक्ट कर दिया और वो स्प्रिंकल के द्वारा रोटेट करते हुए पानी सब जगह पहुंच जाता है, तो जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरा हो जाता है ना। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। कह रहा है इन दिस सिस्टम वाटर इज रिलीज ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट नियर द रूट ऑफ द प्लांट। अब ड्रिप सिस्टम में है कि प्लांट का जो रूट है ना, जड़ है, वहाँ पर पानी गिराया जाता है, ठीक है, ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इससे पानी का बचत भी है। और जहाँ पे जो क्षेत्र जहाँ पे पानी नहीं है, वाटर डेफिशिएंट रीजन जो है, वहाँ पे इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर फ्रूट एंड फ्लावर प्लांट। खास करके फ्रूट के लिए और फ्लावर प्लांट के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। फाइनली लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम भी दिया है ना। Sometime in some places water cannot be provided to the field as a level of the field is higher। कई जगह पे जहाँ आप खेती करते हो बहुत ऊंचाई पे होता है, वहाँ वाटर कैसे प्रोवाइड करें? तो वहाँ पर जो वाटर प्रोवाइड करने का तरीका है वो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम है। इसमें क्या होता है, इट रिक्वायर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इनटेक वेल विच इन टर्न सप्लाई वाटर थ्रू एन इनटेक पाइप। वहाँ पर एक कुआं बनेगा उस तरह का और वहाँ से जो है पानी का सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। फाइनली जब आपने इरिगेशन कर लिया, सिंचाई डाल दिया, फिर आपको जो है फर्टिलाइज़र और मैन्योर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। खेतों में आपको खाद डालना पड़ेगा ताकि प्रोडक्शन बढ़े, खेती में ज़्यादा फसल का प्रोडक्शन हो। तो उसके लिए आपको फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा और मैन्योर डालना पड़ेगा, है ना। अब ये फर्टिलाइज़र क्या है? तो फर्टिलाइज़र इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड विच सप्लाइज ए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल।
ये आदमी के द्वारा बनाया गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसके माध्यम से फसल में उसको जो चाहिए वो चीज़ हम प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। और इस तरह के जो फर्टिलाइज़र हैं उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है कि जैसे डायमोनियम फॉस्फेट है, एनपीके है। एनपीके का मतलब हुआ नाइट्रोजन फास्फोरस, ये सारे चीज़ प्लांट को चाहिए, तो ये बना बनाया मिल जाता है। और फर्टिलाइज़र में यूरिया है, उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। सुपर फॉस्फेट है, ये सब फर्टिलाइज़र के नाम है ना। इस फर्टिलाइज़र को आप प्लांट में दोगे तो प्लांट को ये सारा चीज़ मिल जाएगा, जैसे नाइट्रोजन मिल जाएगा अगर आप डायमोनियम फास्फेट डालते हो, एनपीके फर्टिलाइज़र डालते हो तो नाइट्रोजन मिल जाएगा, फास्फोरस मिलेगा, पोटेशियम मिलेगा। यूरिया डालोगे तो नाइट्रोजन मिलेगा, है ना। तो फर्टिलाइज़र का फ़ायदा क्या है? फर्टिलाइज़र का फ़ायदा ये है कि जो चीज़ प्लांट को चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो उसको मिल गया। नाइट्रोजन की ज़रूरत से नाइट्रोजन मिल जाएगा, फास्फोरस की ज़रूरत से फास्फोरस मिल जाएगा, है ना। फर्टिलाइज़र कैन बी ईजिली स्टोर्ड एंड हैंडल, और फर्टिलाइज़र आराम से आप हैंडल कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और फर्टिलाइज़र जो है पानी में घुलनशील भी है, सॉल्यूबल है वाटर में, ठीक है। इसीलिए अगर ये पानी में घुल सकता है तो प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो प्लांट अगर एब्जॉर्ब कर लेंगे तो प्लांट के अंदर वो जो न्यूट्रिएंट्स नहीं है वो मिल जाएगा तो उनको प्लांट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, है ना। और फर्टिलाइज़र कैसे स्प्रे करेंगे फील्ड में, कैसे डालेंगे, तो उसका एक तरीका है। पहला तरीका है ब्रॉडकास्टिंग, मतलब हाथ लेकर के जो है आप स्कैटर कर दीजिए, छिड़काव कर दीजिए फर्टिलाइज़र का फील्ड में जहाँ पे आपको खेती करना है ना। या फिर इरिगेशन चैनल के थ्रू भी कर सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल आता है कि फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या अंतर है। दोनों तो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। तो उसके लिए आपके बुक में ये टेबल दिया हुआ है, फर्टिलाइज़र में ये होता है, मैन्योर में ये होता है, उसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। पहला चीज़ कि फर्टिलाइज़र जो है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो फैक्ट्री में बनाया जाता है। फर्टिलाइज़र तो आप फैक्ट्री में बनाओगे क्योंकि ये केमिकल्स हो गए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो गए, है ना। मैन्योर जो है मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, दोनों चीज़ है इसमें, ऑर्गेनिक भी है इनऑर्गेनिक भी है। ये कैसे बनाते हैं, तो बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, जैसे मान लो जो पशु है, पशु का जो गोबर होता है या ह्यूमन वेस्ट है या प्लांट का जो सरा सराया प्लांट होता है, उस सबको मिला करके ये मैन्योर बनाते हैं, है ना। फर्टिलाइज़र का फ़ायदा क्या है कि फर्टिलाइज़र जो चीज़ चाहिए स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट को प्रोवाइड करेगा। नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए तो वो प्रोवाइड करेगा। मैन्योर जो है एक से ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड कर सकता है। फर्टिलाइज़र में क्या है कि अगर नाइट्रोजन वाला खाद तुमने इस्तेमाल किया तो सिर्फ नाइट्रोजन मिलेगा, फास्फोरस वाला इस्तेमाल किया तो सिर्फ फास्फोरस मिलेगा। लेकिन मैन्योर में जो है सारा चीज़ मिक्सअप होता है एक साथ। ए फर्टिलाइज़र हैज़ ए हाई कंसनट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। हाँ, लेकिन फर्टिलाइज़र में प्लांट न्यूट्रिएंट्स की मात्रा ज़्यादा होती है, मैन्योर में थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। उसके बाद जब हमने ये काम कर लिया तब जो है अब वीड से कैसे प्रोडक्शन करेंगे, कैसे बचाव करेंगे, तो पहले तो समझना पड़ेगा वीड है क्या। वीड का मतलब है अनडिज़ायरेबल प्लांट, यानी जिसकी ज़रूरत नहीं है, जो आपने लगाया नहीं, अपने आप निकल आया। जो आप मेन क्रॉप धान का लगा रहे हो, धान के साथ कई और ज़्यादा ग्रास टाइप का प्लांट निकल आता है, तो उसको बोलते हैं वीट। वीट का एग्जाम्पल है एमरैंथस, वाइल्ड ओट, चेनोपोडियम, ये सब वीड्स का एग्जाम्पल है। अब भैया इस वीड्स को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि ये जगह छेके हुए ये सारा का सारा फसल का जो मेन क्रॉप का न्यूट्रिएंट्स है ये गायब कर देगी, खा जाएगी, फिर जो मेन क्रॉप को कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको वीड्स को हटाना पड़ेगा। यू हैव टू रिमूव द वीड्स, है ना। ये कैसे हटाओगे, व्हाट आर द प्रोसेस, ठीक है। तो आप या तो हाथ से खुरपा लेकर के जो वीड्स है सबको हटाओ, ठीक है, बाय रिमूविंग वीड्स मैनुअली, हाथ से निकालो, या फिर खुरपा का इस्तेमाल करके, टॉयल का इस्तेमाल करके आप निकालो, या फिर एक केमिकल भी आता है जिसको वीडीसाइड बोलते हैं। ये साइड जहाँ पे लगा रहे उसका मतलब होता है मारना। पेस्टिसाइड मतलब कीड़ों को मारना, वीडीसाइड मतलब वीड प्लांट को मारना। सुसाइड कर लेता है आदमी तो वो अपने आप को मार देना, यानी CID ये समझ लो, उसका मतलब मारने का कुछ चक्कर है ना।
तो यहाँ पे हम लोग वीडिसाइड की बात कर रहे हैं। तो जो वीड है, जो अनडिज़ायरेबल प्लांट है, जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हटाने के लिए जिस केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है उसको बोलते हैं वीडिसाइड। ये हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक जो मेन प्लांट है उसके चारों तरफ अगर वीड निकल गए तो सारा मेन प्लांट का खाना वही खा जाएंगे, फिर मेन प्लांट का ग्रोथ ही नहीं होगा। इसीलिए ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का कि भैया आपको वीड से, वीडलिंग से प्लांट को बचाना पड़ेगा, है ना। फाइनली जब आपने इतना काम कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे कि फसल आपका निकलेगा, तैयार हो जाएगा, और उसको खाने वाले भी 5 बैठे हुए हैं, चिड़िया बैठा हुआ है, एनिमल बैठा हुआ है, डिजीज़ बैठा हुआ है, इन सब से आपको बचाना पड़ेगा। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स, उसके लिए फेंसिंग करोगे कि ये जो जानवर घूमते रहते हैं ये आपके खेत में घुस जाएंगे, सारा फसल खा जाएंगे। तो आप फेंसिंग करो, फेंसिंग लगाओ वहाँ पे, ताकि वो ना जा पाए, है ना। उसी तरह से चिड़िया भी इंतजार में रहते हैं कब फसल निकले, उसको ये ख़त्म करेंगे, है ना। तो उससे भी आपको बचाना पड़ेगा। कैसे? तो ड्रम बजाओगे वहाँ पर तो चिड़िया भाग जाएंगे, या फिर स्केयर क्रॉ वहाँ पे लगा, है ना। कीपिंग बर्ड्स अवे फ्रॉम द क्रॉप। और वहाँ आप देखते हो खेतों में इस तरह का एक आदमी टाइप का आदमी खड़ा कर दिया, या कोई क्रो टाइप का खड़ा कर दिया, वो जो फिगर देखता है बर्ड्स तो वो डर जाता है। तो इस तरह का चीज़ जो होता है उसको बोलते हैं स्केयर्ड क्रॉ, मतलब ऐसा कौवा जिसको देख के वो डर जाए। तो इस तरह का देखो खेत में किस तरह का फिगर दिया हुआ बना के रख दिया, उसको लगता है कि आदमी या कुछ है, तो चिड़िया वहाँ पे नहीं आएगी, है ना। फिर आपको जो फसल निकल रहा है उसको डिजीज से भी बचाना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हैं? इसके लिए जो है ऐसे प्लांट को आपको बोना है जो डिजीज रेजिस्टेंट हो, ठीक है, या फिर उसमें फंगीसाइड डालना पड़ेगा, या फिर आपको वहाँ पर कीड़ों मकोड़ों को मारने वाला जो इंसेक्टिसाइड है उसका स्प्रे करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो पेस्टिसाइड आप स्प्रे करते हो वो डालते समय कुछ सावधानियां आपको बरतनी है, नहीं तो वो जहर होता है, पॉइजन होता है। अगर आपके मुंह में चला गया, नाक में चला गया, कान में चला गया तो इट कैन हार्म यू, है ना। तो वाइल हैंडलिंग एनी पेस्टिसाइड कीप योर नोज एंड माउथ कवर्ड। पहला काम, आप जब भी पेस्टिसाइड का छिड़काव करो तो हमेशा अपने नाक और मुंह को कवर्ड करके रखो। हाथ में जो है हैंड ग्लव लगाओ, तब जाके स्प्रे करो, है ना। और स्प्रे करते समय आप इस तरह से पोजीशन करो कि जिधर विंड बह रही है वो तुम्हारे फेस से दूर की ओर बह रही हो। ऐसा नहीं कि तुम्हारे फेस की तरफ विंड बह रही हो उधर तुम स्प्रे कर रहे हो, जिधर विंड बह रही है तुम्हारे फेस से दूर उधर तुम स्प्रे करो, तो स्प्रे उधर जाएगा, तुम्हारे नाक में नहीं आएगा, कान में नहीं आएगा, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर स्प्रेइंग इज डन वॉश योर हैंड। जैसे ही तुमने स्प्रे कर लिया उसके बाद जाके हाथ वो अपना धो लो, क्योंकि ये जहर है। ये जो पेस्टिसाइड आप पेस्ट को मारने के लिए, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए प्लांट पे डालते हो वो आपको भी हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए उससे बचने के लिए आप उसको प्रॉपर तरीके से हैंडल करोगे, है ना। जब ये सारा चीज़ कर लिया आपने, फिर आपको अब जो है फसल काटने का टाइम आ गया। हार्वेस्टिंग करोगे, थ्रेशिंग करोगे। द प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ मैच्योर्ड क्रॉप। ये जो मैच्योर क्रॉप है, जो फसल आपका पक गया है, उसको काटना है, जमा करना है। कैसे करेंगे? हार्वेस्टिंग के द्वारा। अब ये हार्वेस्टिंग या तो हंसुआ लेके आप काटिए हाथ से, मैनुअली जिसको बोलते हैं, सिकल का इस्तेमाल कीजिए, या फिर उसके लिए मशीन आता है हार्वेस्टर जिसको बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करो। हार्वेस्टिंग टाइम ऑफ ए क्रॉप इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और किस समय आपको फसल काटना है उस समय का भी ध्यान में रखना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट, है ना। आप काट दोगे पहले फसल, मैच्योर नहीं हुआ तो वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है सीरियल क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन मॉइस्चर कंटेंट इज लेस देन 14%। अब शुरू में पहले जो फसल होता है ना उसमें पानी की मात्रा होती है, आपको ये देखना है कि उसमें पानी की मात्रा कितनी ज़्यादा रहनी चाहिए। जब आप कटिंग करोगे तो कम, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 14%, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बाई वेट, तब जाके आप कटिंग करोगे, है ना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम द, अब फसल काट लिया
अब फसल काट में जो अनाज है उस अनाज को आपको जो है अलग करना पड़ेगा। जो फसल हार्वेस्टिंग क्रॉप उसको बोलते हैं थ्रेसिंग, ठीक है। अब ये कैसे करोगे, उससे फसल कैसे निकालोगे? तो या तो फिर आप प्लांट ले लो और प्लांट को पटक पटक के स्ट्राइकिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप अगेंस्ट ए हार्ड सरफेस, तो उसका दाना निकल जाएगा, ग्रेन निकल जाएगा। या फिर आप मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, थ्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके द्वारा उसके ग्रेन एक तरफ हो जाएंगे और जो फाइबर्स हैं एक तरफ हो जाएंगे। ये सारा प्रोसेस है फसल तैयार करने का, है ना। और जब तैयार हो गया तो फिर उसको स्टोर करना है। कैसे करें स्टोर, कहाँ पे रखें? स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, है ना। क्रॉप्स आर सीजनल टू प्रोवाइड फूड ग्रेन थ्रू आउट द ईयर एंड एट एवरी प्लेस इन द कंट्री दीज आर केप्ट इन स्टोरेज। अब एक समय में एक सीजन में एक तरह का फसल होता है। अब गेहूँ जाड़े के टाइम में नहीं, गर्मी के टाइम में ये चावल। तो अब भाई ऐसा तो नहीं है जाड़ा में लोग चावल नहीं खाते, जाड़ा में भी खाते हैं। तो फिर जाड़ा में चावल कहाँ से आएगा? तो इसीलिए आप स्टोर करके रखोगे तभी वो चावल आपको मिल सकता है। स्टोर कहाँ करना है? गनी बैग में करना है ना। या ऐसे जगह पर कोल्ड स्टोरेज होते हैं। कोल्ड स्टोरेज में क्या है, टेम्परेचर, जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर है तो रेफ्रिजरेटर जो है उसमें बहुत सारा चीज़ आप रखते हो जो पेरिशेबल गुड्स है, जो जल्दी ख़त्म हो जाने वाला है, उसको आप वहाँ पे रखते हो। तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करके जो है उसके न्यूट्रिएंट्स को अपकीप करके रखता है। उसी तरह से बड़े पैमाने पर अगर गोडाउन बना दिया गया और वहाँ के टेम्परेचर को कूल रखा गया तो वहाँ आप जो भी फसल है उसको रखोगे तो नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सीजन काम आएगा, है ना। लो टेम्परेचर स्लोज डाउन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। टेम्परेचर कम करने से आप कहोगे क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा ये होता है कि भैया बैक्टीरिया जो है ना, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होगा अगर टेम्परेचर कम रहेगा, और बैक्टीरिया ही हानि पहुंचाती है। इसीलिए टेम्परेचर कम होने से बैक्टीरिया का बढ़ना रुक जाता है और फसल को हानि कम पहुंचती है। तो कोल्ड स्टोरेज का भी इस्तेमाल करते हैं हम स्टोरेज के लिए, है ना। उसके बाद एक टर्म है बफर स्टॉक ऑफ फूड। ये क्या होता है? कह रहे हैं क्रॉप्स आर सीजनल। ये क्रॉप्स जो होते हैं, जो फसल होते हैं, सीजन के हिसाब से निकलते हैं। द क्रॉप विल डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स। बहुत सारे फैक्टर पर ये फसल का उत्पादन निर्भर करता है। एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री डिपेंड्स हैविली ऑन रेन। अब हमारे देश में तो इरिगेशन की उतनी फैसिलिटी है नहीं। बारिश होगा तो फसल होंगे, बारिश ना होगा तो नहीं होंगे। मुख्य रूप से यहाँ पे जो कृषि है इंडिया में वो बारिश पर निर्भर करती है। जिस बार मानसून रेन अच्छा होता है उस बार फसल बढ़िया होता है, और जब फसल बढ़िया होता है यानी ज़्यादा मात्रा में फसल का प्रोडक्शन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बम्पर क्रॉप। और जब मानसून फेल हो गया, व्हेन द मानसून फेल, बारिश नहीं हुआ, तो उस समय जो है सूखा भी आ सकता है। सीवियर ड्राउट, ड्राउट का मतलब होता है सूखा, यानी फसल का उत्पादन नहीं है। तो भैया अगर किसी साल सूखा आ गया तो क्या उस साल भूखे रहेंगे सब? नहीं, उसकी व्यवस्था करनी होती है कि जिस साल फसल ज़्यादा हुआ उसका हम स्टॉक करके रख लेंगे और उसको बोलेंगे बफर स्टॉक, ताकि उस साल जिस साल फसल नहीं हुआ हमको खाना मिलता रहेगा। कैसे? अगर हम जमा करके रखे रहेंगे। तो ये सरकारें करती हैं ये चीज़। अभी जैसे मोदी जी 5-5 किलो अनाज बांटे जा रहे हैं, 5-5 किलो, कहाँ से? ये बफर स्टॉक है हमारे पास तब ना। मनमोहन सिंह के टाइम का किया हुआ है, कांग्रेस का टाइम का बफर स्टॉक बना के रखा हुआ है, अभी बांटने में लगे हुए हैं। तो अगर बफर स्टॉक होगा तो हम जिस सीज़न में हमारा फसल नहीं भी होगा उस सीज़न में भी हम भूखे नहीं, खाना खा सकते हैं, रह सकते हैं, है ना। टू इंश्योर दैट द फूड ग्रेन आर अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर एंड एट एवरी प्लेस इन द कंट्री, इट वॉज प्लान्ड बाय द गवर्नमेंट टू बिल्ड ए ह्यूज रिजर्व स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन। सरकार के द्वारा से ये प्लानिंग किया गया कि भैया हम ह्यूज स्टॉक, जिस साल हमको बम्पर फसल हुआ उसका हम जमा करके रखेंगे और उसी को बोलते हैं हम लोग बफर स्टॉक, है ना। अब कुछ फूड जो है हमको
एनिमल सोर्स से भी प्राप्त होते हैं। वो क्या है? फूड्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। कह रहा है यू विल लर्न समथिंग अबाउट द एनिमल एंड द फूड आइटम दे प्रोवाइड। अब एनिमल से क्या क्या फूड आइटम हमको मिलता है ना। एनिमल्स आर रियर्ड ऑन लार्ज, बड़े पैमाने पर लोग एनिमल का जो है जानवरों को पालते हैं। और ये बड़े पैमाने पर जब जानवरों को पाला जाता है तो उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं? एनिमल हस्बेंड्री, मतलब पशुपालन, है ना। दिस इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल्स आर रियर्ड मतलब पालन पोषण, ऑन लार्ज स्केल टू गेट फूड आइटम, ताकि उससे हमको खाना वाला चीज़ सब मिले, है ना। अब डेयरिंग क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल आर द मेजर सोर्स ऑफ आवर फूड। कह रहा है ये प्लांट, ये जानवर, ये हमारे खाने के मेजर सोर्स हैं। क्यों? मिल्क इज एन इम्पॉर्टेंट फूड मटेरियल फॉर अस। मिल्क जो है एक महत्वपूर्ण, दूध जो है हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूध कहाँ से मिलेगा? तो जानवरों से मिलेगा। वी ऑब्टेन मिल्क फ्रॉम एनिमल सच एज, कौन सा जानवर? काउ, बफेलो, गोट, शिप, है ना, गाय, भैंस, बकरी, भेड़। अब गांधी जी बकरी का दूध पीते थे। बकरी के दूध में बहुत फ़ायदा है ना। बफेलोज एंड काउज आर द मेजर सोर्स ऑफ मिल्क। जो भैंस है, गाय है, उससे दूध मिलता है ना। रियरिंग कैटल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। अगर हम जानवर को इसलिए पालते हैं कि उससे हमको दूध प्राप्त हो, या दूध वाला सामान, पनीर, मक्खन, घी, ये सब प्राप्त हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेयरी। इसलिए देखते हो ना, मदर डेयरी, अमूल डेयरी, ये सब क्या है? दूध का ही आइटम उसमें मिलता है ना। तो डेयरी वर्ड जो यूज़ किया गया, डेयरी का मतलब है मिल्क से रिलेटेड सामान, दूध वाला सामान, है ना। उसी तरह से दूसरा वर्ड है पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब क्या हुआ? जैसे पोल्ट्री इंक्लूड्स बर्ड लाइक चिकन, hen, डक, ये सब जो बर्ड्स हैं, चिकन हुआ, hen हुआ, डक मतलब बत्तख हुआ, ठीक है। दीज बर्ड्स आर गुड सोर्स ऑफ एनिमल फूड। अब ये भी चीज़ जो नॉन वेजिटेरियन है वो ये खाते हैं, तो ये इनको कहाँ से मिलेगा? पोल्ट्री से मिलेगा, ठीक है। एग्स और मीट, इसमें क्या होता है? प्रोटीन ज़्यादा होता है ना। तो रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ पोल्ट्री फॉर एग्स एंड मीट। अगर मान लो हम चिकन को पालते हैं, या hen को पालते हैं, या डक को पालते हैं, क्यों पालते हैं? कि हमको एग मिले, अंडा मिले, मीट मिले, तो उसको हम बोलेंगे पोल्ट्री फार्मिंग, उसी को बोलते हैं। और ये जहाँ पे ये प्रोडक्शन किया जाता है उसको बोलते हैं पोल्ट्री फार्म्स, है ना, ठीक है। तो उसके बाद एक होता है फिशरीज। फिशरीज क्या है? फिश जो है ना, मछली जो है एक्वेटिक एनिमल है, पानी में मिलने वाला एनिमल है। ये भी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। मछली खाने वाले जो है ज़्यादा तक जिंदा रहते हैं, प्रोटीन ज़्यादा मिलता है उनको, आयोडीन भी है। यानी फिश इज़ द मेजर पार्ट ऑफ फूड ऑफ पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया। समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों का मुख्य खाना क्या है? मछली ही है। बंगाल में चले जाओ, मिथिला में चले जाओ, सोचो मछली का, क्योंकि नदियाँ ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो मछली से आपको प्रोटीन भी मिलता है, आयोडीन भी मिलता है, और दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है ना। तो कई जगह मछली पालन का भी काम होता है, उसको बोलते हैं फिशरीज, है ना। मछली का भी प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद फाइनली जो है हम लोग एपीकल्चर के बारे में पढ़ते हैं। एपीकल्चर क्या है? तो ये मधुमक्खी का छत्ता आपने देखा होगा, उससे मधु निकलता है। तो मधु को निकालने के लिए हनी बीज का भी रियरिंग किया जाता है, उसको भी पाला जाता है लार्ज स्केल, है ना। बिहार में एक जगह है मुजफ्फरपुर, जहाँ लीची का भी प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पर बड़े बड़े जो है ये मधुमक्खी का छत्ता का, वहाँ पे मधुमक्खी को पालते हैं और वहाँ से हनी निकाला जाता है। तो हनी इज प्रोड्यूस्ड बाय हनी बी फ्रॉम द नेक्टर। अब ये कहाँ से आया? तो ये जो मधुमक्खी है वो फूलों पे मूव करती है और वहाँ से उसका जो नेक्टार है उसका रस लेकर के आके जमा करती है, और यही जो नेक्टार का रस जमा किया वही हो गया हनी। और इस हनी को ये ह्यूमन बीइंग जो है चुरा लेता है, एक तरह से जमा करती है मधुमक्खी और ले जाता है ये आदमी, है ना।
तो आदमी है ही ऐसा जीव। ऑल एक्टिविटीज सच एज लेइंग ऑफ एग, रियरिंग ऑफ लार्वा एंड पुपा टेक प्लेस इन ए कम। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर, है ना। अब इस तरह के ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आगे भी अगले चैप्टर का आपको जो है इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सो विल कंटिन्यू in our next video, next chapter of class 8 science. Thank you for watching.